अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अक्सर औक़ात देखा गया है कि हम अपनी कोई भी जायदाद जो बहुत के कीमती होती है, हमारे लिए करोड़ों की जायदादें होती हैं लोगों की, तो वो हम ऐसे ही किसी को किराए पर दे देते हैं बगैर किसी लिखत पढ़त के। और हम इतना यकीन करते हैं लोगों पे कि अपनी करोड़ों की जायदाद ऐसे ही किसी के हाथ में दे देते हैं। हम किसी को किराए पे दे देते हैं तो उससे कोई श्योरिटी नहीं लेते, हम लिखत पढ़त नहीं करते। क्यों? कि वो जी हमारा रिश्तेदार है, वो कोई हमारा जानने वाला है, या वो किसी के रेफरेंस से आया है, तो वो जी हमारे जिसने उसको भेजा है, जिसके रेफरेंस से आया है, वो जी बुरा मना जाएगा। इसका नतीजा क्या होता है? हम अपनी करोड़ों की जायदाद किसी के हवाले कर देते हैं, किसी को किराया पे दे देते हैं, और कल को उसका हमें अंजाम भुगतना पड़ता है। होता क्या है? हम बगैर लिखत पढ़त के किराए पे दे दी, हमने अपनी जगह अपना मकान दे दिया। अब हुआ क्या कि वो बंदा हमें टाइम पे किराया नहीं दे रहा। अच्छा, अगर वो किराया दे रहा है तो जितनी मुद्दत उसके साथ हमारी तय हुई है कि इतनी मुद्दत के लिए, बिलफर्ज 5 साल के लिए लेनी है या 2 साल के लिए लेनी है, तो जब 2 साल मुकम्मल होते हैं तो वो बंदा निकलता नहीं है वहाँ से, मकान खाली नहीं करता। उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो काबज़ हो जाता है। हमें ऐसे लगता है कि प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन कब्ज़े में उसके है। वो बंदा कब्ज़ा ही नहीं छोड़ता। या फिर एंड पे उसका नतीजा क्या होता है? वो कहता है ठीक है जी, आपसे जो बनता है, जो आप कर सकते हैं आप कर लें, मैं नहीं निकलता यहाँ से। अब इन तमाम बातों का हल क्या है? हम क्या कर सकते हैं इन सब से बचने के लिए? तो हमें चाहिए कि हम एक एग्रीमेंट बनाएं, टेनेंसी एग्रीमेंट। उसके लिए अब कानून क्या कहता है? कानून ने हमें क्या रास्ता दिया है? हमने ये देखना है कि हमने कोई भी काम करना है, आजकल जो माहौल है, आजकल जो लोगों के रवैये हैं, उनको देखते हुए हमने कानून का सहारा लेना है, हमने कानून के साथ चलना है। अब हम देखते हैं कि कानून क्या हमें कहता है। तो इसके लिए हमें कानून दिया गया है जी, दी पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009। अब वो क्या कहता है? वो कहता है जी, आपने किसी भी बंदे के साथ किरायादारी का जो आपने किरायानामा बनाना है, वो बगैर स्टैम्प पेपर के, बगैर किरायानामा के आपने किसी बंदे को अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो किराया पे नहीं देनी। और हम लोग क्या करते हैं? अक्सर औकात होता क्या है? कचहरी में चले गए, दोनों पार्टीज चली गई, लैंडलॉर्ड भी चला गया, टेनेंट भी चला गया। हुआ क्या? स्टैम्प पेपर ले लिया जी, स्टैम्प पेपर पे तहरीर करवा ली। अब तहरीर किससे करवानी है? वही घिसे पिटे जो वसीका निवेश हैं, उनसे ही तहरीर करा ली। उन्होंने अपना एक परफॉर्मा बनाया होता है, बस उसी के तहत पार्टीज़ के नेम चेंज करके तो वही आपको उस पर प्रिंट करके दे देते हैं, और हम खुशी खुशी जो है वो घर वापस आ जाते हैं। लो जी, हमारा स्टाम्प हो गया। नहीं, स्टाम्प नहीं हुआ आपका। आपकी प्रॉपर्टी अभी भी अनसेव है, आप बचे नहीं हुए, आप सेफ नहीं हैं। आपने अगर इसी तरह स्टैम्प पेपर पे तहरीर करवा के किसी बंदे को प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, तो आप सेव नहीं हैं। आप जैसे पहले खड़े थे आप वैसे ही खड़े हैं, जिस जगह पे आप पहले थे आप उसी जगह पे हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा करते हैं अपने पैसे बचाने के लिए। इसका हल ये है, आप कोई अच्छा वकील करें, वो आपको गाइड करेगा, कानून के तरीके से लेके चलेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ आपको आपका सारा प्रोसीजर वो करवाएगा। लेकिन नहीं, हम 5-10 हज़ार वकील का देने से कासिर हैं, लेकिन अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो एक ऐसे बंदे के हाथ में दे देते हैं जिसका हमें एतबार ही कोई नहीं कि कल को वो हमारे साथ क्या करेगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप वक्ती 2-3 हज़ार दे के एक सिंपल से वसीका नवीस से आप तहरीर करवा के उसको स्टैम्प पेपर ना दें। उसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर हमें दिया हुआ है कानून ने, उसके तहत चलें तो फिर ही आप सेफ हो सकते हैं, फिर ही आपकी जायदादें बच सकती हैं, फिर ही आप जो आपका ज़हनी दबाव है, आपकी ज़हनी फोकियत है, आप उस जो उस वक्त उस जिस कैफियत से आप गुजरेंगे उससे आप बच सकते हैं। जब आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो जाएगा फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की है। इससे अच्छा है कि आप कानून का सहारा लें, जैसे कानून ने आपको रास्ता दिया हुआ है आप उस रास्ते पे चलें।
ना कि आप कोई अंदर वाला रास्ता इख्तियार करें, शॉर्टकट इख्तियार करें। आप कहते हैं जी हमारे पैसे बच जाएं, 10,000 वकील को ना देना पड़ जाए, 2,000 रुपया वसीका निवेश को दे के एक 100 रुपये वाले स्टैम्प पे तहरीर करवा के, लो जी हम बड़े खुश हैं जी, हमने तहरीर करवा लिया, हमारा काम ओके हो गया, अब हमें कोई ख़तरा नहीं। नहीं, आपको ख़तरा है। आपको वही ख़तरा है जो वो 100 रुपये वाला स्टाम्प तहरीर करवाने से पहले था। आप बचे नहीं हैं। तो इसका हल क्या है? कानून हमें क्या कहता है? तो आइए देखते हैं। ये इसके लिए सेक्शन हमें पढ़ेंगे सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 10 तक, रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 के। तो आइए देखते हैं कि हमें सेक्शन 5 क्या बताता है। ये असल में चैप्टर है क्रिएशन ऑफ टेनेंसी का। जब आपने किरायादारी के लिए आपने जो रेंट डीड है या टेनेंसी आपने इख्तियार कैसे करनी है, आपने बनानी कैसे है, वो आपको बताता है ये। अब सेक्शन 5 क्या कहता है? एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मालिक मकान और किराएदार के दरमियान जो एग्रीमेंट है। अ लैंडलॉर्ड शैल नॉट लेट आउट अ प्रीमिसेस टू अ टेनेंट एक्सेप्ट बाय अ टेनेंसी एग्रीमेंट। ये बार करता है, ये जो सेक्शन है वो मालिक मकान को, मालिक जायदाद को बार करता है कि आपने बगैर एग्रीमेंट के, टेनेंसी एग्रीमेंट के, किसी किराएदार को कोई जायदाद किराए पे नहीं देनी। इसका जो क्लॉज 2 है वो क्या कहता है? अ लैंडलॉर्ड शैल प्रेजेंट द टेनेंसी एग्रीमेंट बिफोर द रेंट रजिस्ट्रार। अब होता क्या है कि आपने रेंट कंट्रोलर के पास जाना होता है। अब रेंट कंट्रोलर कौन हो सकता है? जो सिविल जज हैं, उन्हीं की पावर्स होती हैं रेंट कंट्रोलर की। तो आपने जब टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो तहरीर कर लेना है, तो आपने जो रेंट रजिस्ट्रार है उसके पास जाना है वो एग्रीमेंट लेके। क्लॉज 2 आपको कहता है कि जब आपने टेनेंसी एग्रीमेंट क्रिएट कर लिया, बना लिया, फिर आपने जो रेंट रजिस्ट्रार है, रेंट कंट्रोलर है, उसके पास जाना है वो एग्रीमेंट लेके। अब क्लॉज 3 क्या कहती है? द रेंट रजिस्ट्रार शैल एंटर द पर्टिकुलर्स ऑफ द टेनेंसी इन अ रजिस्टर, affix his official seal on the tenancy agreement, retain a copy thereof and return the original tenancy agreement to the landlord। तो ये कहता है कि जब आप अपना टेनेंसी एग्रीमेंट रेंट कंट्रोलर के पास, रेंट रजिस्ट्रार के पास लेके जाएंगे, तो वो जो आपके पार्टिकुलर्स, जो आपने कंडीशंस उसमें लिखी होंगी कि इतना किराया देगा या मुझे इतने साल के लिए मैंने इसको ये अपना मकान जो है किराए पे दिया है, ये कब छोड़ेगा, नोटिस देगा नहीं देगा, जो भी आपने अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी, वो जो रजिस्ट्रार है उसके पास एक रजिस्टर होता है, वो उसमें सारी डिटेल्स आपकी लिखेगा। आपके एग्रीमेंट पे जो है वो एक कोर्ट की सील लगाएगा, मोहर लगाएगा, उसकी कॉपी अपने पास रखेगा, और जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो लैंडलॉर्ड को वापस कर देगा, मालिक मकान को वापस कर देगा। अब क्लॉज 4 क्या कहता है? द एंट्रीज ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ अ टेनेंसी शैल नॉट अब्सॉल्व द लैंडलॉर्ड और द टेनेंट ऑफ देयर एबिलिटी टू रजिस्टर द टेनेंसी एग्रीमेंट अंडर द लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। अब वो क्या कहता है कि अगर आपने वो जो है आपके पार्टिकुलर्स वो रजिस्टर कर लिए हैं, तो फिर भी वो आपको तहरीर कर लिए हैं, तो वो आपको छोड़ता नहीं है कानून, जब तक कि आपने जो आपका रजिस्टर वो एग्रीमेंट है उसको रजिस्टर नहीं करवाया, तब तक आप सेव नहीं हैं। अब क्लॉज 5 इसकी क्या कहती है? A tenancy agreement entered in the office of a rent registrar, a certified copy thereof shall be a proof of relationship of landlord and tenant। कि जब आप अपना एग्रीमेंट जो है वो रेंट रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको तहरीर, उसको दर्ज करवा लेते हैं, तो फिर वो एक प्रूफ हो जाता है आपके पास कि आपका किरायादार का और आपका एक रिलेशन है, आप मालिक हैं, वो किरायादार है आपका, फिर वो आपकी जायदाद पे कब्जा नहीं कर सकता। इसकी क्लॉज 6 क्या कहती है? एनी एग्रीमेंट विच मे बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमिसेस शैल बी प्रेजेंट बिफोर द रेंट रजिस्ट्रार इन द सेम मैनर एज प्रोवाइडेड इन द सबसेक्शन 2।
कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लैंडलॉर्ड और किराएदार के दरमियान किसी प्रेमिसेस, किसी जायदाद, किसी मकान के बारे में लिखा जाएगा, वो आपको हमेशा पेश करना ही करना है। जब भी आप कोई एग्रीमेंट जायदाद के बारे में करेंगे बाबत किराएदारी, तो आपने रेंट रजिस्ट्रार के ऑफिस में पेश होना है, वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाना है, जैसे पहले आपको बताया है सब क्लॉज 2 के तहत। तो फिर आपका वो जो है वो ऑथेंटिक होगा। अब वो आपको जो उसका सेक्शन 6 है वो बताता है कंटेंट्स ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट, कि जो आपने लिखना क्या है उस जो टेनेंसी एग्रीमेंट आपने क्रिएट करना है लैंडलॉर्ड ने और टेनेंट ने, उसके अंदर लिखना क्या है, क्या होना चाहिए उसके अंदर। अ टेनेंसी एग्रीमेंट शैल कंटेन एज फार एज फॉलोइंग पॉसिबल द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब वो आपको बता रहा है कि उसके अंदर होना क्या चाहिए। सबसे पहले पर्टिकुलर्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, टेनेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और लैंडलॉर्ड की इंफॉर्मेशन, नाम होगा, रहाइश होगी, कहाँ पे वो रहते हैं, ये वो फलां फलां। डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रेमिसेस, जायदाद कहाँ पे वाक़ है, पीरियड ऑफ टेनेंसी, कितनी मुद्दत के लिए आपने उसको किराए पे दिया, रेट ऑफ रेंट, रेट ऑफ एनहेंसमेंट, ड्यू डेट, मोड, के आया कि आपने सब कुछ उसके अंदर बताना है कि आपका कितना किराया तय हुआ है, इसमें कितना हर साल इजाफा होगा, ये कब पे करेगा, किस तारीख को पे करेगा, किस तरह पे करेगा, बाय हैंड पे करेगा या बाय मोड्स उसके दिए गए हैं, वो बैंक में आपको पे करेगा, पे ऑर्डर बना के देगा, क्या करेगा। अब सेक्शन 6 की क्लॉज 2 क्या कहती है, इफ द टेन्योर ऑफ द टेनेंसी इज फिक्स बट अ रेंट इज फिक्स ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ टेन्योर, कि अगर आपकी टेनेंसी की जो टेन्योर है अरसा है वो फिक्स है और आपका जो रेंट है उसी अरसे के लिए फिक्स किया गया है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टिपुलेशन टू कंट्रेरी इन अ टेनेंसी एग्रीमेंट द रेंट शैल बी डीम्ड टू रिमेन द सेम फॉर द होल ऑफ द टेन्योर, कि अगर आपने अपना टेन्योर बाद में इंक्रीज कर लिया तो फिर जब तक आप इंक्रीज करेंगे आपका किराया वही समझा जाएगा जो पहले फिक्स किया हुआ था। अब सेक्शन 7 क्या कहता है, पेमेंट ऑफ रेंट, अ टेनेंट शैल पे और रेंडर द रेंट टू द लैंडलॉर्ड इन द मोड एंड बाय द डेट मेंशन्ड इन द टेनेंसी एग्रीमेंट। जो सेक्शन 7 है वो टेनेंट को, किरायादार को पाबंद करता है कि वो जो लैंडलॉर्ड है उसको पे करे किराया उसका उसी टाइम पे, उसी डेट पे, उसी तरीक़ाकार से जो एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है। इसकी क्लॉज 2 क्या कहती है, द डेट ऑफ पेमेंट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द टेनेंसी एग्रीमेंट, अ टेनेंट शैल पे और टेंडर्ड द रेंट नॉट लेटर देन 10 days ऑफ द फॉलोइंग मंथ, कि अगर आपने दोनों पार्टीज़ ने, लैंडलॉर्ड ने और टेनेंट ने, कोई किरायादारी की तारीख जो है उसको मुंतखब नहीं किया, फिक्स नहीं किया, तो जो किरायादार है वो पाबंद है कि हर महीने के 10 दिन के अंदर अंदर वो किराया जो है वो लैंडलॉर्ड को पे करेगा। इसकी क्लॉज 3 क्या कहती है, इफ़ द मोड ऑफ पेमेंट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द टेनेंसी एग्रीमेंट, अ टेनेंट शैल पे और टेंडर द रेंट टू द लैंडलॉर्ड थ्रू मनी ऑर्डर और डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, कि अगर आपने कोई तरीक़ाकार, कोई मोड भी मुंतखब नहीं किया कि ये आपको किराया कैसे पे करेगा, बाय हैंड करेगा, बैंक में करेगा, कैसे करेगा, तो फिर ये जो ये रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट है इसका सेक्शन 7 की क्लॉज 3 जो है वो किरायादार को पाबंद करती है कि फिर वो लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट है उसकी वो मनी ऑर्डर के ज़रिए करेगा या फिर उसके बैंक अकाउंट में डालेगा। सेक्शन 8 क्या कहता है, एग्जिस्टिंग टेनेंसी, an existing landlord and tenant shall soon as possible but not later than 2 years from the date of the coming into force of this act bring the tenancy in conformity with the provisions of this act। अब सेक्शन 8 क्या कहता है, एग्जिस्टिंग टेनेंसी, कि ये एक्ट आने से पहले जितने भी एग्जिस्टिंग टेनेंसी हैं, जितने भी एग्रीमेंट हो चुके हैं, उनको पाबंद करता है कि 2 साल के अंदर अंदर इसको रजिस्टर्ड करवाएं, रेंट ट्रिब्यूनल में आके बयान दें, सारे मामला जैसे उन्होंने ऊपर जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके मुताबिक इसको रजिस्टर्ड करवाएं। अब सेक्शन 9 क्या कहता है, इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन कंप्लायंस, कि अगर आप
कानून के बताए हुए तरीके से नहीं चलते और आपके साथ धोखा हो जाता है, आपने जायदाद किराए पे दी, आपने मकान किराए पे दिया और उसके बाद जो किराएदार है वो आपको किराया नहीं दे रहा, तो आप किराया लेने के लिए रेंट कंट्रोलर के पास जाते हैं। फिर उसका तरीकाकार क्या है, आपने देनी है एप्लीकेशन। या इसकी दूसरी सूरत हो सकती है कि आपका टेन्योर ख़त्म हो गया है एग्रीमेंट का, लेकिन जो किरायादार है वो पोजेशन ही नहीं छोड़ रहा, कब्जा ही नहीं छोड़ रहा, तो फिर उसकी बेदखली के लिए आपने जाना है रेंट कंट्रोलर के पास। तो फिर क्या होगा, अगर आप नहीं चलते कानून के तरीके से, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते, तो फिर सेक्शन 9 क्या कहता है, क्या होगा आपके साथ। इफ अ टेनेंसी डज नॉट कंफर्म to the provisions of this act, the rent tribunal shall not entertain an application under this act। कि अगर आप कानून के बताए हुए तरीका के मुताबिक नहीं चलते तो फिर जो है वो रेंट कंट्रोलर आपको उसकी आपकी कोई मदद नहीं करेगा, उसमें आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा, आपको कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं करेगा। इसकी क्लॉज ये क्या कहती है जी, on the behalf of tenant unless he deposit a fine equivalent to 5% of the annual value of the rent of the premises in the government treasury। अच्छा, अब इसका क्लॉज ये क्या कहता है कि बिल फर्ज, पहली सूरत तो मैंने आपको बता दी ना कि अगर जो है आपका किराएदार पोजेशन नहीं छोड़ता या किराया नहीं देता तो फिर आप जाएंगे। लेकिन अगर इसके बरक्स देखें कि टेन्योर आपका ख़त्म ही नहीं हुआ, जो आपका मालिक मकान है वो किसी और चक्कर में है, वो कहता है जी आप 50,000 दे रहे हैं मुझे किराया, मुझे 60 मिल रहा है, आप निकले यहाँ से, मैंने किसी और को किराए पे देना है घर, तो फिर आप चले जाते हैं। लेकिन जो है आपने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर आपको जितना किराया है आपका पे कर रहे हैं उसका 5% आप पहले कौमी ख़जाने में, गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाएंगे, उसके बाद आपकी जो है एप्लीकेशन वो एंटरटेन होगी, उसके अलावा कोई हल नहीं है। अब क्लॉज बी क्या कहती है, सेम है, उसके बरक्स है कि अगर जो किरायादार है वो पोजेशन नहीं छोड़ता और मालिक मकान जो है वो चला जाता है रेंट कंट्रोलर के पास, जी मुझे पोजेशन लेके दें, तो फिर जो मालिक मकान है उसको पूरे साल के किराया का 10% जो है वो पहले जमा करवाना पड़ेगा ख़जाना सरकार में, फिर वो उसकी एप्लीकेशन एंटरटेन करेगा रेंट कंट्रोलर, उसके बगैर नहीं वो जो कंट्रोलर है वो एंटरटेन करेगा उसकी एप्लीकेशन। अब इसका जो आखिरी सेक्शन हमने पढ़ना है वो सेक्शन 10 है, वो क्या कहता है देखते हैं। इफेक्ट ऑफ अदर एग्रीमेंट, दूसरे जो दीगर एग्रीमेंट्स हैं, दूसरे मुआहदात हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा। एन एग्रीमेंट टू सेल और एनी अदर एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान होता है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ टेनेंसी एग्रीमेंट, जो पहले से उन्होंने किया हुआ है टेनेंसी एग्रीमेंट, उसकी तामील के बाद अगर कोई एग्रीमेंट सेम लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान होता है तो फिर क्या होगा जी, पढ़ते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमिसेस and for matter other than a matter provided under the tenancy agreement shall not affect the relationship of landlord and tenant unless the tenancy is worked through a written agreement entered before the rent registrar in accordance with the provision of section 5। कहना ये चाहता है कि अगर आपने एक एग्रीमेंट, टेनेंसी एग्रीमेंट कर लिया लैंडलॉर्ड ने और जो है आपका टेनेंट, उसके बाद अगर सेम लैंडलॉर्ड और टेनेंट बैक का ही मुआहदा कर लेते हैं तो वो जो मुआहदा बाद में किया होगा वो टेनेंसी एग्रीमेंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब जो इन सारे सेक्शंस का आप कह लें कि एक फ्रूट है ना, इसका जो मकसद है मेन, वो टेनेंट को सेव करना है लैंडलॉर्ड से और लैंडलॉर्ड को सेव करना है टेनेंट से। देखें जी, अमूमन यही देखा गया कि जो टेनेंट है ना वो डॉज करता है, उसने करना ही करना है। तो लैंडलॉर्ड को ये चाहिए
कि अपने आप को सेव करे। जब भी किसी बंदे को किराया पे देनी है कोई जायदाद, कोई मकान, कोई बिल्डिंग, तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन से उसका CRO करवाए, ठीक है। उसके बाद आप एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट करके उसको दर्ज करवाएं थाने में दर्ज करवाने के बाद आप रेंट कंट्रोलर के पास जाएं, वहाँ पे उसको रजिस्टर्ड करवाएं। इससे आप सेफ हो जाएंगे, लैंडलॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा। लेकिन सेम अगर टेनेंट भी ऐसी करता है तो फिर टेनेंट भी सेव हो जाएगा। जो लैंडलॉर्ड है उसको वो टेन्योर से पहले निकाल नहीं सकता, अगर निकालेगा तो नोटिस देगा पहले, वो 1 माह का देगा, 1 वीक का देगा, जो भी उनके दरमियान तय होगा उस जो टेनेंसी एग्रीमेंट है उसके पार्टिकुलर्स जो भी होंगे। तो मकसद ये है कि कानून का मकसद ये है कि लोगों को एक दूसरे से सेव करना, एक दूसरे के इफ़ेक्ट से सेव करना कानून का मकसद है। हम लोग कानून के मुताबिक चलते ही नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम कानून को देखें, कानून ने हमें कौन सा रास्ता दिया है, हम उस रास्ते पे चलें, ना कि हम शॉर्टकट्स हैं वो ढूंढें। लिहाजा हमें चाहिए हम कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, जो कानून ने हमें बताया हम उसके मुताबिक चलें। इससे हम भी सेफ रहेंगे, हमारी जायदादें भी सेफ रहेंगी, बाकी लोग हमसे भी सेफ रहेंगे। तो ये हमारे जो 5 सेक्शन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे आपने जो किरायादारी का है वो आपने इख्तियार करना है रास्ता। किरायादारी को आपने कैसे अपनी जायदाद जो है किराए पे देनी है, और आपने किरायानामा कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या आपने लवाजमात अपने देने हैं, क्या क्या जो है वो आपने टेनेंट के और किराएदार के देने हैं, किस तरह आपने रजिस्टर्ड करवाना है, कहाँ पे जाके करवाना है, और कितने % आपको देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को और कितने % पे करना पड़ेगा टेनेंट को इन केस कि अगर आप इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ समझा दिया है। तो अगर आप कुछ और भी कानून के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं तो आप काइंडली मुझे कमेंट में बताएं, और मेरा जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है।